हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे 7 ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अभी अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। और ये आने वाले टाइम में और अच्छा रन दे सकता है और अच्छा कर सकता है। तो बस अब एक चीज़ समझते हैं हम कि कोई स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों जाता है या कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जाता है। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसे समझते हैं कि किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया। उसके बाद होता है क्या कि कंपनी का प्राइस ऊपर गया या कंपनी का प्राइस नीचे गया, ठीक है? तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का रिज़ल्ट आ गया, तो 10 लोगों ने हुआ क्या 10 लोगों ने सेल सेल किए या फिर परचेज़ किया। तो उसमें से मान के चलते हैं कि 10 में से 6 लोगों ने बेच बेच दिया और 10 में से 4 लोगों ने खरीद लिया। तो मतलब एक-एक मान के चलते हैं कि एक स्टॉक खरीदा सबने और एक स्टॉक बेचा सबने। आई मीन जो खरीदने वाले ने एक स्टॉक खरीदा और बेचने वाले ने एक स्टॉक बेचा। तो ओवरऑल अगर 6 लोग बेचते हैं और 4 लोग खरीदते हैं तो ओवरऑल क्या हुआ 2 सेल हुआ। तो एक्चुअली प्राइस मैनिपुलेशन होता है तो हम इसको एग्ज़ैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से लिए हम देख रहे हैं कि नेट अगर सेलिंग हो रहा है और तो उस केस में क्या होगा प्राइस नीचे जाएगा। अगर नेट बाइंग होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये भी हो सकता है हमारे एक्चुअल यूज़ केस में कि जो 10 लोग में से 6 लोग बेचने वाले हैं, 6 लोग में 100 बेचे और हो सकता है कि जो खरीदने वाले हैं 4 में से हो सकता है कि 400 भी खरीदे। तो डिपेंड करता है बट ओवरऑल अगर हम क्रक्स देखें, फंडामेंटल्स देखें तो यही होता है कि अगर नेट सेलिंग होता है तो हमारा प्राइस नीचे जाता है, अगर नेट बाइंग होता है तो हमारा प्राइस ऊपर जाता है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉक है, टोटल 7 स्टॉक स्टडी करेंगे जिसमें 3 फाइनेंस का होगा, 2 केमिकल का होगा और एक एक हमारा आईटी और रिटेल रिटेल सेक्टर में होगा। जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। तो हमारा मार्केट लीडर है अभी निफ्टी 50 में 13 टू 14% वेटेज रखता है। अगर प्राइस की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही अप्रॉक्सिमेट 11% डाउन हुआ था। तो अभी भी देखें तो टॉप से अप्रॉक्सिमेट 10% के आसपास डाउन देखने को मिलता है। अगर फंडामेंटल्स हाँ, एक और चीज़, ये जो 7 स्टॉक्स हम स्टडी करेंगे वो सातों के सातों बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स हैं, इनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, हम प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरव्यू एक देख लेंगे कि क्या है। अगर हम इसके एचडीएफसी बैंक की शेयर की बात करें तो एक बार देख लेते हैं शेयर की बात करें तो अगर टॉप से देखें अगर फॉर एग्जांपल ये हमें टॉप लग रहा है तो 14% डाउन है। अगर 5 साल में देखें तो देख लेते हैं 5 साल में तो हमें ये लग रहा है तो अप्रॉक्सिमेट 13% वही 13 टू 14% डाउन देखने को मिल रहा है अपने टॉप से, ठीक है? तो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारा कुछ लोगों को वैसा नहीं लगा तो इसलिए क्या हुआ ओवरऑल हमारा स्टॉक लगभग 11 से 13% डाउन हो गया लास्ट 3-4 दिनों में ही। अगर जब से क्वार्टरली रिजल्ट आया है, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर देखें 20 साल में 27 से अप्रॉक्सिमेट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो अगेन कोई रीज़न नहीं बनता है कि वो स्टॉक प्राइस ऊपर ना जाए। अगर देखिए स्टॉक के पीई की बात करें प्राइस बाय अर्निंग रेशियो तो 16 पे जा रहा है, 16 पे है, तो इससे अच्छा इससे कम और क्या ही हो सकता है। स्टॉक वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं है, बट ये बहुत ही फेयर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो हमारा आज का जो सेकंड स्टॉक है वो हमारा है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर इसकी भी प्राइस की बात देखें तो इसकी हमको जल्दी से देख लेते हैं शेयर प्राइस। तो इसमें हम अगर देखें तो अपने टॉप से देखें तो ये अप्रॉक्सिमेट 16 टू 17% डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम ये 1 साल का देख लें तो 10%। अगर लास्ट के हम जो अपने ऑल टाइम हाई गया था अक्टूबर के टाइम गया था, तो उससे 15 टू 16% डाउन देखने को मिल रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये हमारा लगभग पौने साढ़े 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका पीई की बात करें तो भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगर अब ये भी है कि पी डाउन गया तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड पीएनएल इसका खराब है। तो अगर ये देखें तो ये भी देखेंगे तो 3 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अगेन कोई रीज़न नहीं बनता है कि ये स्टॉक अच्छा ना करे। अगर देखिए अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग हमारा देखें तो लगभग नवंबर लगभग ढाई से
ढाई से पौने 3 साल तक 3 साल के आसपास हमारा ये स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। कोई बड़ा रन अप देखने को नहीं मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है। और जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, वो है बजाज फाइनेंस। तो अगर हम इसकी बजाज फाइनेंस की बात करें, तो इसका हम शेयर देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम इसके टॉप से देखें तो ये भी हमारा सेम ही रेंज में कंसोलिडेट करने को मिल रहा है। अगर देखें तो ये अपने टॉप से लगभग 11% डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम आ जाते हैं इसके पीई के रेशियो पे अगेन, तो पीई भी अपने अपने जो एवरेज पीई है उससे काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो वो भी फेयर वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। तो हमने दो चीज़ देखा, एक तो हमारा पी देखा और दूसरा हमने प्राइस देखा, वो भी अपने टॉप से 10 टू 11% डाउन है। अब हम आ जाते हैं पीएनएल पे। तो अगर हम ईयरली पीएनएल की बात करें, तो ये हमारा 2020 से देखें तो अप्रॉक्सिमेट 3 टाइम्स हो चुका है 2020 से। अगर यही प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं प्राइस, तो ये इस पॉइंट पे देखें तो लगभग 2 से ढाई साल से एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने को मिल रहा है। अगर यही पीएनएल की बात करें तो 4 से अप्रॉक्सिमेट 3 टाइम्स हमारा इंक्रीज़ हो चुका है, 2.5 टू 3 टाइम्स अगर इस पॉइंट से बात करें तो। तो अगेन जो हमारा प्राइस पीएनएल बढ़ रहा है, प्रॉफ़िट एंड लॉस बढ़ रहा है, प्रॉफ़िट बढ़ रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंसिडरेबली काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें, वो एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है, बट अगर पी की बात करें, वो हमारा लगातार डाउन जा रहा है। तो अगेन कोई रीज़न नहीं बन सकता है कि आने वाले टाइम में वो अच्छा ना करे। बट ये किसी को नहीं पता है कि हाँ, अभी जाएगा, 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा। बट हाँ, लेकिन रन अप जल्दी ही आने वाला है इस स्टॉक के लिए भी, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आज का हो गया 3 स्टॉक हो गया हमारा फाइनेंस से रिलेटेड। जो अगला 2 स्टॉक है केमिकल सेक्टर से, उसमें से हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो फाइन ऑर्गेनिक्स है। अगर हम फाइन ऑर्गेनिक्स के शेयर की बात करें तो सॉरी अगर हम फाइन ऑर्गेनिक शेयर की बात करें तो ये अपने टॉप से ये भी 35 टू 40% देखने को मिला। अगर एग्जैक्ट देखें तो हमारे पास लगभग 35% देखने को मिल रहा है। अब इसके हम फाइनेंशियल्स पे जाते हैं, तो केमिकल सेक्टर में एक चीज़ ये है कि अभी ग्लोबली स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। रीज़न बीइंग कि जो इनके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टॉक करके रखा हुआ था। अब जो कि अब धीरे-धीरे वो खाली हो रहा है, तो क्या होगा कि अब उसको रीऑर्डर मिलना शुरू हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि इनके जो पीएनएल इम्पैक्टेड थे, वो अब वापस से इंक्रीज़ होना शुरू होगा। अगर हम क्वार्टर्स पे जाएँ तो ये आ गया हमारा क्वार्टर्स, तो यहाँ पे बहुत सही रन अप था, लेकिन ओवर द टाइम इसके बाद देखने को मिल रहा है, काफ़ी डाउन हमें देखने को मिल रहा है। 200 पे 106, फिर 149, फिर 100 इस तरह से। अगर वही सिमिलर हमारा पीएनएल भी देखने को मिल रहा है, तो 120 फिर 260, 618 इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर इस फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो 618 फिर 459। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, रिज़र्व्स हमारा एक टाइम पे दो 249 करोड़ था, जो कि होते-होते अप्रॉक्सिमेट 5 टू 6 टाइम हो चुका है। अगर हम बोरिंग की बात करें तो बोरिंग पहले 100 करोड़ था, जो कि अब होते-होते 14 करोड़ की बात हो चुकी है। लॉन्ग टर्म तो उसमें भी ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हमें देखने को मिलता है, नॉच और लीज़ लायबिलिटीज़ देखने को मिलता है। तो अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में से अगर फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो 75% प्रोमोटर के पास है, एफआईडीआई मिल के 12 लगभग 15%, बाकी के सिर्फ़ और सिर्फ़ 9% हमारा पब्लिक के पास है। तो ये इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़बरदस्त है। शेयर प्राइस 35% डाउन चल रहा है। पी की बात करें तो बहुत रीज़नेबली डाउन चल रहा है। प्राइस की बात करें तो अपने से टॉप से हमने बताया है कि 35% डाउन है। और बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त है, तो कोई रीज़न नहीं बनता कि आने वाले टाइम में और अच्छा ना करे। जबकि जैसे इनका कस्टमर का कमबैक आना शुरू होगा, आई मीन द पीएनएल इम्प्रूव होगा। जो हमारा आज का जो सेकंड स्टॉक है केमिकल सेक्टर से है, वो है दीपक नाइट्राइट। इसको हमने काफ़ी बार कवर किया हुआ है। इसको हम पीएनएल की बात करें तो हमारा सिमिलर स्टोरी है कि आने वाले टाइम में फिर से हमारा ग्लोबल डिमांड बढ़ सकता है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो एक टाइम पे 325 करोड़ का रिज़र्व था, जो कि अब हो गई 4315 करोड़ का रिज़र्व हो गया है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग ना के बराबर 67 करोड़, इसमें से 39 करोड़ हमारा लॉन्ग टर्म, बाकी के शॉर्ट टर्म और लीज़ लायबिलिटीज़ देखने को मिलता है। तो बोरोइंग ना के बराबर है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 49% शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। 68 लगभग 25% से भी ज़्यादा हमारा एफआईडीआई के पास है। अगर बात करें तो
एफआईआई डीआई ने लास्ट क्वार्टर में कुछ इन स्टेक भी बढ़ाया अप्रॉक्सीमेट लगभग 1.9% के अराउंड, बाकी के 25% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। वो ये भी काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा। और जो आज का जो हमारा सेकंड लास्ट स्टॉक है एलटीआई माइंट्री, वो आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करता है। इसी ये इसकी अच्छी बात ये है कि जो दो ग्रुप थे एलटीआई और माइंट्री, इनका मर्जर हुआ था, जिससे ये कंपनी और बड़ी बन गई। 1.67 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर ये टॉप की बात करें तो ये भी टॉप से अप्रॉक्सीमेट 12 टू 14% डाउन देखने को, एक बार हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट। तो अगर हम बात करें तो टॉप से लगभग 10% डाउन देखने को मिलता है। ओके। और इसके जो पीएनएल की बात करें तो ये अगर क्वार्टर्स की देखें तो 116 टू 116 फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, तो जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है, तो इसलिए क्या होगा कि ओवरऑल ओवरऑल हमारा डाउन देखने को मिल रहा है। बट अगर देखें लॉन्ग टर्म के व्यू से तो ये नंबर अभी भी ख़राब नहीं है। वो हमारा देखने को मिल रहा है। अब नेट प्रॉफिट हमारा काफ़ी टाइम से इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। अगर रिजर्व्स की बात करें, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स के पास 18,000 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरिंग हमारा ना के बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो है। सिर्फ लीज़ लायबिलिटी मेजरली देखने को मिलता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 68 से 69% है, वो भी एल&टी ग्रुप का है, और 20-21% एफआईडीआई के पास, बाकी के पौने 10% सिर्फ पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है स्टडी करने के लिए। ओके, तो ये हमारा जो लास्ट है स्टॉक है आज का, है वो एवेन्यू सुपरमार्ट। तो ये हमारा दमानी साहब का कंपनी है। अगर बात करें, ये रिटेल सेगमेंट में नंबर 1 देखने को मिलता है। ये 2.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसकी बात करें फाइनेंशियल्स की, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इसके शेयर की बात करें तो अब ये भी अपने टॉप से देखें तो अप्रॉक्सीमेट 11% डाउन है इतने बुल रन में भी। तो अगर बात देखें क्वार्टर्स की, तो क्वार्टर्स में रिजल्ट्स में लोगों को उतना पसंद नहीं आया। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को 623, ऐसा नहीं कि कम हुआ, बट हुआ कि लोगों को मे बी उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए ओवरऑल हमारा डाउन देखने को मिल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो एक टाइम पे एक 148 करोड़ का था लगभग 11 साल पर, जो कि होते होते 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो हमारा ओके, सो रिजर्व्स, बोरोइंग की बात करें तो 631 करोड़ की है। अगर इसमें बात करें तो मैक्सिमम हमारा लीज लायबिलिटी बात है, इसका जो मैक्सिमम अच्छी बात ये है डी मार्ट की, इनका प्री ओन्ड, खुद का ओन्ड प्रॉपर्टीज प्रेमाइसेस रहता है। तो इसको होता है कि इनको लीड रेंट कम देना पड़ता है। अब आते हैं प्रोमोटर के पार्ट। प्रोमोटर के पास तो 75% के, बाकी के 7-8 15-16% हमारा एफआईडीआई का, बाकी के 9% के आसपास हमारा पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर पीई की बात करें तो ये भी हमारा पीई कंसिडरेबली काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये जो सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। जो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। अपने टॉप से अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 10 टू 35% तक डाउन देखने को मिल रहा है। पी रेशियो काफ़ी कम है। प्राइस एक ही टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो कि शॉर्ट टर्म में लोगों को मे बी पसंद नहीं आता है, इसीलिए हमारा ओवरऑल डाउन देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये मेरा एनालिसिस ये, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप भी सिमिलर सोचते तो ये आप उसको खर्च आई मीन परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं, आप तो डिसएग्री करते हैं, तो बिल्कुल भी आप डिसएग्री कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट एट देन आपका कॉल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं। अगर नहीं खरीदे, क्यों नहीं खरीद रहे हैं। बट इससे क्या होगा कि आपको खुद का लर्निंग बढ़ता है, और आप एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, और किसी के कहने से नहीं कि कोई बोल रहा है तो हमने खरीद लिया या बेच लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।